हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी जो है, आप लोग देख रहेंगे, हम लोग एनसीईआरटी पे अब चर्चा करेंगे। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 6 से 12 तक, जो इम्पोर्टेंस बुक हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जो बुक हैं आपको 6 से 12th क्लास तक पूरा कवर करवा दिया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो जैसे देख रहे हैं आईएसपीसीएस में तो इसका महत्व तो है ही। अब हम देख रहे हैं कि जो और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे सीटेट में भी एनसीईआरटी, अगर जो बच्चा या स्टूडेंट सीटेट की तैयारी करता है, अगर वो एनसीईआरटी बुक पढ़ता है तो जो सोशल साइंस के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से जो 60 क्वेश्चन सोशल से आता है, वो अगर एनसीईआरटी बुक पढ़े रहते हैं तो लगभग वो 40+ क्वेश्चन उससे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम देखें तो अब केबीएस वगैरह में भी एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस, एनबीएस और ईएमआरएस वगैरह में भी एनसीईआरटी जो है काफ़ी अपने आप को वहाँ तक क्वेश्चन जो यहाँ के हैं काफ़ी हद तक एनसीईआरटी बेस से ही उठाए जा रहे हैं। और अभी ताज़ा उदाहरण अगर देख लीजिए तो बीपीएससी जो टीचर की वैकेंसीज, वहाँ एक टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 भी हुआ, हालांकि वो कैंसिल हो गया। तो उसमें भी एनसीईआरटी से ही, बीपीएससी तो पूरा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा रहा है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी, और सब्जेक्ट है हमारा इतिहास। तो इतिहास हमारा सब्जेक्ट है जिसका है हमारे अतीत। अब यहाँ हम लोग देखिए अध्याय 1 लिखा हुआ है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम इस चैप्टर में ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो इस चैप्टर के अंदर हमको बताया गया है कि जो घटनाएं हुई हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो देखिए इसमें इस पुस्तक की सबसे खासियत क्या है कि इस पुस्तक में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे सरल भाषा में समझा के आपको बताया गया है, कहानी के रूप में बताया गया है, आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। जैसे क्लास में स्टूडेंट और टीचर के बीच संवाद के रूप में, कहानी के रूप में बताया जाता है, जिससे बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। तो इसी में देख लीजिए जो है हमको अतीत के बारे में, जैसे यहाँ लिखा है हमारे अतीत, शुरुआत में जो कवर है पुस्तक की उसमें हमारे अतीत लिखा है। फिलहाल आपको चैप्टर के लास्ट में भी जानने को मिलेगा, वहाँ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ अतीत जो है, देखिए हमारा अतीत ना लिख करके हमारे अतीत के रूप में, ये अतीत यहाँ बहुवचन के रूप में यूज किया गया है। तो इसमें हम किसी एक ही व्यक्ति, समाज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जैसे राजा महाराजा, किसान, श्रमिक, व्यापारी, इन सब के विषय में, उनका जीवन कैसा था, किस प्रकार के घरों में रहते थे, क्या उनकी उपलब्धियाँ थीं, तो इसमें हम चर्चा, इसीलिए इसको हमारे अतीत कहा गया है। तो अब हम अतीत के बारे में अगर थोड़ा जानें तो फिर आप जानते हैं कि अतीत जो बीता हुआ समय है या जो पास्ट आप कहते हैं, हम उनका जो अध्ययन करते हैं वही हम अपने अतीत के अंतर्गत पढ़ते हैं कि हमारा अतीत क्या था, हमारा पिछला क्या था। तो देखिए इसमें अगर हम देखें शुरुआत में ही रसीदा का सवाल, तो रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। यानी कि इतने वर्ष पहले मतलब हम अतीत में चले गए, तो हम कैसे पता लगाए कि ये जो है इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो हम कहीं ना कहीं देखिए इसमें लिखा है कैसे पता लगाएं। तो यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुनते हो, टेलीविज़न देखते हो या फिर अखबार पढ़ते हो, क्योंकि ये जब जो साधन हैं इनसे हमको वर्तमान समय की तो जानकारी मिलती है, कहीं ना कहीं जो हमारे अतीत की जानकारी है उससे, उसको भी हम इन सब माध्यमों से जानने का मौका मिलता है। अगर हम देखें, देखिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जैसे जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे,
कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों या जिसको आप शिकारी कहते हो, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, आगे कह रहा है कि यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमारे अतीत, तो हमने इसमें देखो सारी चीज़ें, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, शिल्पकार, इन लोगों के बारे में जानकारी यहाँ इकट्ठा करेंगे या जानेंगे। तो अब आगे है लोग कहाँ रहते थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहले का मनुष्य, जो शुरुआती मनुष्य, जब मनुष्य का प्रादुर्भाव इस जो है पृथ्वी पर हुआ, तो वो आप देखते हैं पेड़ों की झुरमुट में, नदियों की किनारे, गुफाओं में, कंदराओं में रहता था जो है। तो इसमें लिखा है कि अभी हम लोग आप मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कि मानचित्र एक पृष्ठ संख्या 2 पे, जब हम लोग पृष्ठ संख्या 2 पे चलेंगे तो मानचित्र भी देखेंगे। इसमें लिखा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अच्छा, अब यहाँ हम आपको संग्राहक जो लिखा हुआ है, कुशल संग्राहक, तो आप जानते हैं कि पहले का मनुष्य जो है कंदमूल, फल और मांस खा के जीवित रहता था, और जो इकट्ठा करता था अपने खाने की वस्तुएं, उसको संग्राहक, जो इकट्ठा करते थे वही संग्राहक है। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों या यहीं से संग्रह किया करते थे, तो हमने बता दिया। और वो आखेट या शिकार भी करते थे। अब देखिए आगे कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए मानचित्र पे आप लोग आइए, जो है मानचित्र पे यहाँ देखिए किरथर पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में जाइए, पाकिस्तान, जिसको आज आप जानो किरथर की पहाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले अगर बात की जाए खेती की शुरुआत, तो मेहरगढ़ में मानी जाती है, जो है गेहूं और जौ जैसी फसलें वहाँ सबसे पहले उपजाई गई। हालांकि अब वर्तमान समय में अगर कृषि का शास्त्र, तो संत कबीर नगर ज़िले में लहुरा देव को माना जाता है, और जहाँ से चावल मिला है, धान की खेती और चावल का साथ इलाहाबाद ज़िले के कोल्डिहवा में माना जाता है। तो अब देखिए आगे कह रहा है कि उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर पूर्व में आप जाइए तो ये यहाँ पे गारो, जो बहरमपुत्र नदी है उसके नीचे देखिए गारो की पहाड़ियाँ, और विंध्य मध्य भारत में आइए, जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ये विंध्य पहाड़ियों को ही उत्तर और दक्षिण भारत के विभाजक माना जाता है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र से जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है कैसे कृषि का विकास हुआ, वो कहाँ के स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वो स्थान विंध्य के उत्तर में थे। तो अभी हमने आपको कोल्डिहवा और लहुरा देव का जिक्र किया। अब सबसे पहले अगर हम एक इम्पॉर्टेंस बात आपको ये बताएं कि नदियों के किनारे ही लोग क्यों रहते थे, तो आप देख रहे हैं कि नदियों के किनारे सबसे पहली बात तो वहाँ उनको पानी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता था। आप भोजन के अभाव में तो 2-4 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के अभाव में आपको ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहना जो है आप नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए नदियों के किनारे उनको पानी आसानी से मिल जाता था, जिससे वो खेती भी कर लेते थे। उसके बाद वहाँ से मछलियों को भी और जलीय जीव हैं उनको भी उनका शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। आगे कह रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता करिए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले।
तो सिंधु नदियों किनारे जो बता रहा है कि 4700 वर्ष पूर्व कुछ नगर फले फूले, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि सिंधु के नदी किनारे बहुत से नगर फले फूले, तो उसको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। आप लोग मानचित्र देखिए और गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान जो देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्तमान बिहार नाम से जाना। तो मगध लोग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जो है वहाँ पे मौर्य साम्राज्य जैसा एक महान साम्राज्य का उदय हुआ, और भी वहाँ साम्राज्य थे, बहुत शक्तिशाली महाजनपद भी हुआ करता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब देखिए कह रहा है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे स्थान से इधर उधर जाया करते थे। तो यहाँ बता रहा है कि जो लोग यात्रा करते थे तो वो यात्रा जो है कभी काम के तलाश में या फिर कोई आपदा आ गई, वहाँ उनके रहने के लिए अनुकूल वो स्थान नहीं हुआ, तो इधर उधर अपने आवास या निवास के लिए इधर उधर आते जाते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे गांव जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा करते थे। तो यहाँ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात बता रहा है कि कुछ लोग जो घुमक्कड़ी टाइप के होते हैं वो नए स्थानों की यात्रा की जो है खोज में इधर उधर भी यात्रा क्या करते थे। जो स्थान खोजने के उनके इंटरेस्ट उनको घूमने टहलने में होता था। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग यात्रा क्यों करते हैं। अब कह रहा है आगे कि एक बार से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस महाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके, समुद्र को गहराइयों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ और यहीं बस गए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में समय समय पर कहीं जैसे पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, ये सब लोग भी आके यहाँ जो है बस गए। कुछ लोग यहाँ के धन और संपदाओं को लूट कर अपने यहाँ चले गए। कह रहा है इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचना तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब देखिए आ रहा है देश का नाम, कि हमारे देश का नाम जो है इंडिया या भारत या हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करें। लिख रहा है कि हमारे देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये आप लोग जान जाइए, हाईलाइट पॉइंट है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो सिंधु नदी है, अभी हम लोगों ने पीछे सिंधु नदी के बारे में चर्चा किया। आगे देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो जो उत्तर पश्चिम से प्राचीन समय में जो भारत में ईरानी और यूनानी आए थे, तो उन्होंने सिंधु नदी को हिदोस अथवा इंदोस कहा, और जो इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश था उसको इंडिया कहा, क्योंकि इस मतलब इन्होंने भौगोलिक इकाई को इंडिया के रूप में प्रदर्शित किया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे उनको भरत नाम से संबोधित किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, जो 3500 वर्ष पुरानी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद कितना पुराना है, तो ये 3500 वर्ष पुरानी। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा, जो है भारत। पहले भरत कह रहा है ना
कि लोग उत्तर पश्चिम रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, बाद में इस जो है देश के लिए किया जाता, फिर ये भरत ही भारत हो गया। अब देखिए कह रहा है अतीत के बारे में हम कैसे जानें। तो अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जैसे कि जो प्राचीन समय किताबें लिखी गई हैं उनको हम कलेक्ट करें और उनको पढ़कर हम अतीत के बारे में, अपने पिछले जो है मनुष्य के द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप थे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। देखिए आप लोग इसको जान जाइए कि जो हाथ से लिखी गई किताबें हैं उनको पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो है मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो लैटिन के मेन्यू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ से, ठीक है, तो इसीलिए इसको पांडुलिपि कहा गया है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, देखिए एक भुर्ज नामक वृक्ष की छाल विशेष तरीके से तैयार की जाती थी, उस पर लिखी हुई आज अगर हम देखें तो इन पांडुलिपियाँ जो हैं हमको बहुत कम मात्रा में मिली, क्योंकि ये इनको लिखा है यहाँ पे कि इतने वर्षों में इन पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय में भी कुछ पांडुलिपियाँ या जो है जो ग्रंथ थे, किताबें थीं, उनको बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो आप लोग देख लीजिए पांडुलिपि ये यहाँ जो है दिखाई गई है, इसी वजह से लिखा जाता था। और ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपियाँ जो हैं ये मंदिर और बिहारों में, अच्छा यहाँ हम मंदिर और बिहार में भी आपको अंतर स्पष्ट कर देना चाहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो हिंदू धर्म का पूजा स्थल है उसको मंदिर कहते हैं। जो बिहार जो है ये जो है अगर देखें तो जो बौद्ध धर्म में का जो निवास स्थान, भिक्षुओं का निवास स्थान होता था उसको बिहार कहा जाता था, और इसी के बगल में चैत्य बनाया जाता था जो पूजा स्थल होता था। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आज सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हमको मिलती है। जैसे आज हम लोग अलग अलग विषयों की किताबों में अलग अलग जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं या पाते हैं, उसी प्रकार से इन किताबों में भी राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि के विषय में जानकारी हमको मिलती है। इनमें से देखिए इनके ठीक हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। तो महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत हो गए, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी लिखे हुए हैं। तो ये संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और तमिल में भी लिखे गए हैं। प्राकृतिक भाषा आम लोग करते थे, जो सामान्य लोगों की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। अब आगे हम बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख जो है कह रहा है कि ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो आज के समय में ऐसे जो है इंटरनेट या सोशल मीडिया है, पिछले समय में ऐसा नहीं होता था। तो राजाओं के द्वारा जो अपने आदेश या नियम कानून होते थे उनको अभिलेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो ये अभिलेख आप लोग जान ही रहे कि थे पत्थर पे और ताम्र पत्रों पर भी लिखे होते, उस लकड़ी पे भी लिखे जाते थे। हालांकि लकड़ी जैसी वस्तुएं नष्ट हो गई, लेकिन पत्थर पे लिखे अभिलेख आज भी हमको मिलते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब देखिए एक लिखा है कि क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो हम अगर यहाँ थोड़ा चर्चा करें कि कठोर सतह या जो पत्थर पर लेख क्यों लिखवाए जाते थे, तो हमने बताया कि लकड़ी जैसी अगर वस्तुओं पर या अन्य पत्थर के अलावा किसी वस्तु पर लेख लिखवाया तो वो बहुत समय तक नहीं रह सकते, वो संरक्षित नहीं रह सकते। लेकिन पत्थर जो है वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए लेख लिखवाने के लिए जो है कठोर सतह का या पत्थर का उपयोग किया गया। इसका उदाहरण आप अगर देखें तो अशोक के अभिलेखों में देख सकते हैं। अगर देखिए इधर अभिलेख का जो चित्र बना हुआ है, जो ये अभिलेख उसके बगल में देखिए लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो अभी हमने अशोक का जिक्र आपसे किया ही। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ो, हम लोग आगे 7th चैप्टर में
पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हम एक भाषा, तो ये भाषा और लिपि को मिला करके जो है लिपि को हम लोग पढ़ते हैं, और भाषा को हम लोग पढ़ने में और लिपि को लिखने में प्रयोग किया जाता है। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने यूनानी तथा आर्मेनिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो इम्पॉर्टेंट ये आप लोगों को याद करना है कि ये जो कंधार से अशोक का अभिलेख मिला है यूनानी तथा आर्मेनिक लिपि और भाषा में है। अब देखिए आगे कह रहा है, इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जैसे कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं, पुरातत्व पे अगर हम चर्चा करें तो जो हम अतीत में मानव के अवशेष हैं उनका अध्ययन जब हम करते हैं तो वो पुरातत्व के माध्यम से ही करते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हुए औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। तो देखिए पुरातत्वविद का क्या काम है कि वो पुरातत्वविद जब खुदाई के माध्यम से जो वस्तु निकलती से आप देख ही रहे हैं, ये मिट्टी का घड़ा है और ये जो आभूषण वगैरह बने हुए हैं, देखिए सिक्के मिलते हैं हमको, तो इन्हीं के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि उस काल का मानव या अतीत का मानव कैसे रहता था, क्या करता था, किन वस्तुओं को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता था। तो अगर आगे देखें तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है अतीत में लोग क्या खाते थे। तो अगर हड्डी जानवर, चिड़िया की या मछली की हड्डी मिल जाती थी तो लोग पता लगा थी कौन सी मछलियों को खाते थे या किस मछलियाँ या किस प्रकार की चिड़िया उस टाइम पे मिलती थी या आज से किस प्रकार से वो भिन्न हैं। तो इस आधार पे उनके खान पान पे भी लोग जो है पुरातत्वविद प्रकाश डालते हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, जले हुए रूप में बचे रहते हैं, तो इससे भी हम कुछ ना कुछ जानकारी जो है हासिल कर लेते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे कह रहा है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे स्रोत शब्द क्या है कि जैसे हम पुरातत्वविद कोई भी वस्तु, अभी हमने बोला जैसे एक सिक्का हो गया, आभूषण हो गया, हथियार हो गया, औजार हो गया, या ये पुरातत्व के माध्यम से, तो यही स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम अतीत के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जैसे स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाए, जैसे अभी हमने चर्चा की ही। तो क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। पुनर्निर्माण करने का मतलब ये है कि हम अपने पिछले इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। वही सुराग मतलब साक्ष्य जो है, एविडेंस के रूप में। अब देखिए यहाँ कह रहा है अतीत एक या अनेक, तो हम लोग शुरुआत में ही इसकी जो है चर्चा कर चुके हैं कि अतीत से हमारे पुस्तक के कवर पे हमने बताया कि हमारे अतीत ही ये पुस्तक का नाम ही दिया गया है। और क्या कह रहा है, क्या तुमने इस पुस्तक से हमारे अतीत पर ध्यान दिया। तो हमने बताया है आपको जो है ये हमारे अतीत जो है, अतीत शब्द यहाँ बहुवचन के रूप में यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो कह रहा है इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। तो उदाहरण के लिए अगर देखें पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में
रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं, इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान हैं। तो अब हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो यहाँ हमारा अतीत ना कहकर हमारे अतीत किस लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ राजा, कृषक, पशुपालक और व्यापारी, इन लोगों का जो अलग अलग रहन सहन था, इनका जीवन यापन जिस प्रकार से था, इनका रीति रिवाज जैसे था, तो अलग अलग था। तो इसमें हमें एक कई समूहों के बारे में जानकारी मिलती, इसलिए इसको हमारा अतीत ना करके हमारे अतीत कहा गया है। मतलब इनके रीति रिवाजों में भिन्नता देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी पर अपने कार्यों को लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद करते हैं, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो जो राजा रानी या महाराजा के अलावा जो अन्य जो सामान्य वर्ग के लोग थे, उनके बारे में जो है या वो अपना लेखा जोखा नहीं रखते, तो इन्हीं के उनके राजाओं महाराजाओं के साथ साथ इन सामान्य वर्ग के लोगों के भी विषय में जानकारी एकत्रित करने में भी पुरातत्व हमारी सहायता करते हैं। अब हम लोग लास्ट में चल रहे हैं। तिथियों का मतलब, जैसा कि आप लोग आज देख रहे हो कि ईसवी या ईसा पूर्व कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा हम लोग जो लिखा हुआ उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी या बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म परिवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो देखिए, जो ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी माना जाता है, कहा जाता है कि जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले की जब हम समय की गणना या तिथि की गणना करते हैं तो ईसा पूर्व के रूप में उसको जो है करते हैं, और उनके जन्म के बाद की जो है गणना करते हैं तो वो ईस्वी के रूप में लिखते हैं। मान लो अगर 500 ईसा पूर्व, इसका मतलब जो है कि ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले। ठीक, आगे और देखते हैं। इतिहास और तिथियां, देखिए अंग्रेजी में लिखा है BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। जो हमसे लिखते हैं ना कि ईसा पूर्व, तो ये बिफोर क्राइस्ट हो गया। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखी जाती है या एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो एनो डोमिनी जो AD लिखा जाता है, यहीं से ईसा मसीह के जन्म से ही ये प्रचलन हुआ। और हम लोग जैसे आज 2000 जो है 24 तो ईस्वी लिखेंगे, ना कि 2024 ईसा पूर्व लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 2024 ईसा पूर्व लिखेंगे इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के जो है 2400 वर्ष पहले की बात करेंगे। तो अगर हम अभी भी आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो हम फिर से बताना चाहेंगे। जैसे ईसा पूर्व, मान लो कि अगर मान लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म के जो है 500 वर्ष पहले, जैसे ईसा पूर्व लिखेंगे तो हम लोग कहेंगे कितने साल पहले, तो आज 2000 साल ये जोड़ेंगे, और जो ईसा मसीह के 1 ईस्वी में उनका जन्म हुआ तो 2000 आज हो गया, तो 2000 ईस्वी ये हो गया, और ईसा पूर्व 500 तो वो 500 उसको भी जोड़ लेंगे, और 2000 ये, तो ये हो गया 2500 वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। तो बस सीधे सीधे यही समझिए कि उनके जन्म के पहले की तिथियों की गणना हम ईसा पूर्व में करते थे और बाद ईस्वी में। तो कभी कभी AD की जगह C तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। C अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब हम इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो इसको भी समझ लीजिए कि हम इसीलिए ये बिफोर कॉमन एरा BC प्रयोग करते हैं कि लगभग विश्व के सभी देशों में यही कैलेंडर का पैमाना है, और भारत में 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले के लिए होता है। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 1 को फिनिश किया। अब हम लोग देखिए, अगर आप लोग देखिए यहाँ अभ्यास में जो आया हुआ है कि आओ याद करें, तो ये लोग आप लोग देखिए, हम लोग चैप्टर पढ़ ही लिया है, तो आप लोग
थोड़ा हल करिए। अगर कोई समस्या आप लोगों को आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई देखिए बॉक्स में बगल उपयोगी शब्द भी दिया हुआ है कि यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो ये सब चीज़ें आप लोग चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोग इसको जानिए, इस पर और चर्चा करिए। नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए। अगर और हम इधर देखिए लेफ्ट और नेक्स्ट पृष्ठ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ देखा। तो और जो ये कृषि का आरंभ या सिंधु सभ्यता हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ जाइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। तो आगे के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।